एक ऐसा प्रोफेशनल टीचर जिसने 30 से भी ज्यादा औरतों का एक ही तरीके से मर्डर और रेप किया और कई साल तक पुलिस इसे पकड़ने में नाकाम रही। ये आदमी इतने ज्यादा शार्प माइंड का था कि जब इसे कोर्ट में पेश किया गया तो इसने किसी भी वकील को हायर नहीं किया, बल्कि अपना केस खुद ही लड़ रहा था और कोर्ट को इसने इस तरह से घुमाया कि अपने बयान को आए दिन चेंज करते रहता था। कोर्ट भी परेशान था कि आखिर इसे किस तरीके से सजा दी जाए। कौन है ये मास्टरमाइंड, जानेंगे इसकी पूरी डिटेल आज के हमारे वीडियो में। हमारे वीडियो के एंड तक बने रहिए। जून 2009 कर्नाटका के हसन बस स्टॉप के टॉयलेट का दरवाजा बहुत देर से नहीं खुल रहा था। बाहर खड़े बहुत लोगों ने खटखटाया, लेकिन दरवाजा इस वक्त भी नहीं खुला। जब जबरदस्ती करके दरवाजे को खोला गया तो इसके अंदर लोगों को एक लाश नजर आती है। एक ऐसी लाश जिसके बदन पर शादी का जोड़ा था, इसके मुंह से झाग निकल रहा था और इसकी पूरी बॉडी सुन्न पड़ चुकी थी। लोग पूरी तरह से हैरान थे कि ये एक सुसाइड केस है या मर्डर केस है। पुलिस उस जगह पर पहुंचती है, लाश को अपने कब्जे में लेकर इन्वेस्टिगेशन की जाती है। पता चलता है कि इस लड़की की मौत स्टाइनाइड के इंटेक की वजह से हुई है। साल 2009 केरला के बांतवाल तालुके के इलाके में कम्युनल राइट्स चल रहे थे। इसी बीच जून के महीने में अनीता नाम की एक लड़की उस गांव से गायब हो जाती है। इस लड़की के बारे में पूरे गांव में ये अफवाह फैलाई गई कि ये लड़की एक मुस्लिम लड़के के साथ भाग चुकी है। ये अफवाह पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। 250 से 300 लोगों ने पुलिस स्टेशन का घेराव कर दिया और सबकी एक ही मांग थी कि किसी तरह से अनीता को वापस लाया जाए। क्योंकि उस गांव के अंदर पहले से ही कम्युनल राइट्स हो रहे थे तो पुलिस ने इस केस के अंदर बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया। इसी बीच पुलिस को यह खबर लगती है कि हसन बस स्टॉप पर एक लड़की की लाश मिली थी। पुलिस जांच पड़ताल करते हुए जब अनीता की इंफॉर्मेशन को उस लड़की के साथ मैच करवाते हैं तो ये एग्जैक्ट मैच होती है और पता चलता है कि हसन बस स्टॉप पर जिस लड़की की लाश मिली थी वो अनीता ही थी। अनीता की कॉल की डिटेल्स निकाली जाती है। पता चलता है कि अनीता कावेरी नाम की एक लड़की से बहुत ज्यादा बात किया करती थी। जब कावेरी के फोन को ट्रेस करके उसकी लोकेशन का पता किया गया, उसके घर पे जाकर इसके बारे में पूछा गया तो पता चला कि कावेरी भी मिसिंग है। इसी तरह जब कावेरी की फोन की डिटेल्स निकाली गई तो ये पता चला कि कावेरी पुष्पा नाम की एक लड़की से बहुत ज्यादा बातचीत किया करती है और जब उस पुष्पा की कॉल डिटेल्स निकाली गई तो पुलिस को ये पता चला कि पुष्पा भी मिसिंग है। इसी तरह ये चेन बनती रही और तकरीबन 20 से 25 ऐसी लड़कियों का पता चला जो कि मिसिंग थे। इन सारी लड़कियों के अंदर एक चीज कॉमन थी, वो ये थी कि इन सारी लड़कियों का फोन मैंगलोर के एक इलाके में किसी वक्त में एक्टिव बता रहा था। इन सारी लड़कियों के नंबर वैसे डीएक्टिवेट किए जा चुके थे, लेकिन एक नंबर अभी भी ऐसा था जो मैंगलोर के एक छोटे से गांव के अंदर ट्रेस किया गया। पुलिस फौरन ही मैंगलोर के उस छोटे से गांव पर छापा मारती है और एक लड़के को अरेस्ट किया जाता है। ये लड़का अपना नाम धनुष बताता है। जब इससे पूछताछ की गई तो इसने बताया कि ये नंबर मेरा नहीं है, ये नंबर मेरे चाचा ने मुझे दिया था। पुलिस जब उसके चाचा के बारे में पता करती है तो पुलिस को पता चलता है कि इसके चाचा का नाम मोहन है। पुलिस मोहन का नंबर लेती है, उसे ट्रेस करती है तो पुलिस को पता चलता है कि मोहन अभी करंट के टाइम पर सुमित्रा नाम की एक लड़की से बहुत ज्यादा बातचीत कर रहा है। पुलिस सुमित्रा से कांटेक्ट करती है और मोहन को पकड़ने के लिए एक ट्रैप लगाया जाता है। सुमित्रा और पुलिस की इस साजिश के जरिए मोहन अब पुलिस के कब्जे में आ जाता है। अब मोहन पुलिस को कुछ ऐसे राज बताने वाला था जिसे सुनकर पुलिस के भी होश उड़ने वाले थे। आइए जानते हैं क्या है कहानी इस मोहन की। मोहन कुमार कानियाना के एक इलाके में 1963 में पैदा हुआ था। 1980 से लेकर 2003 तक इसने एक टीचर की पोस्ट पर काम किया। इसके बाद इसने अपनी ही एक स्टूडेंट से शादी की और कुछ महीने बाद इसका उसके साथ डिवोर्स हो गया। इसके ही कुछ वक्त बाद मोहन ने मंजुला और श्रीदेवी नाम की 2 लड़कियों से शादी की। ये कुछ दिन मंजुला के पास और कुछ दिन श्रीदेवी के पास रहता था। एक दिन मोहन और उसकी कोवर्कर को नदी के पुल पर देखा गया। मोहन की 2 बीवियां थी, लेकिन इसका उसके कोवर्कर के साथ अभी भी चक्कर चल रहा था। नदी के एक पुल पर मोहन और उसकी कोवर्कर खड़े रहकर बात कर रहे थे। इन्हें एक मछुआरा नीचे खड़े रहकर देख रहा था। मोहन और उस औरत के बीच कुछ बातचीत होती है। ये बातचीत हाथापाई में बदलती है और मोहन उस औरत को उस नदी के पुल से ढकेल देता है और नीचे गिरने की वजह से उस कोवर्कर की डेथ हो जाती है। जो मछुआरा नीचे खड़े रहकर देख रहा था, इसने पुलिस में जाकर बयान दिया
और मोहन को इस केस में अरेस्ट कर लिया जाता है। मोहन पुलिस वालों को सफाई देते हुए ये कहता है कि मेरी उस औरत के साथ में बहस नहीं हुई थी, बल्कि बात करते वक्त उसका पैर फिसला था और नदी में गिरने की वजह से उसकी मौत हुई थी। लेकिन फिर भी मोहन के बयान को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया और उसे जेल हो गई। जिस वक्त मोहन जेल में अपनी सजा काट रहा था, इस वक्त उसकी मुलाकात एक सोनार से होती है। मोहन ने उससे पूछा कि तुम जेल में किस लिए आए हो। सोनार ने कहा कि हम गोल्ड की ज्वेलरी को साफ करने के लिए एक तरह के केमिकल का यूज करते हैं जिसे साइनाइड कहा जाता है। मैंने गलती से साइनाइड के डब्बों को बिना किसी प्रिकॉशन के बाहर फेंक दिया था और इस साइनाइड को तकरीबन 4 से 5 भैंसों ने पी लिया, जिसकी वजह से उन भैंसों की डेथ हो गई और इस वजह से मुझे जेल हो गई है। मोहन के दिमाग में इसी वक्त साइनाइड को लेकर एक आइडिया आया। मोहन ने सोचा कि जब साइनाइड की वजह से बड़ी सी भैंसों की डेथ हो सकती है तो इंसानों की क्यों नहीं। और जिस वक्त मोहन जेल से बाहर निकला तो इस वक्त इसने अपना मेन षड्यंत्र रचना शुरू किया। मोहन किसी तरह गांव की लड़कियों को टारगेट बनाता, उनके साथ फ्रेंडशिप करता और आहिस्ता आहिस्ता बातचीत शुरू करता। बातचीत के दौरान ये लड़कियों को एक हाई पोस्ट का गवर्नमेंट ऑफिसर बताता था, जिसकी वजह से लड़कियां इन पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेती और मोहन के प्यार में बहुत जल्दी पड़ जाया करती थी। मोहन का टारगेट अक्सर करके गांव की गरीब लड़कियां होती थी जिनकी दहेज की वजह से शादी नहीं हो पाती थी। वैसे तो मोहन बहुत ही शार्प माइंड का आदमी था। ये लड़कियों को बातचीत में बहुत ही प्यार से फंसाता और एक दिन कॉल करके ये कहता कि मेरे घर वाले इस शादी के लिए नहीं मानेंगे, क्यों ना हम भाग जाए। जब लड़कियां भागकर शादी करने के लिए मना करती थी तो मोहन उन्हें समझाते हुए ये कहता था कि एक दिन हमारे घर वाले हमें जरूर एक्सेप्ट कर लेंगे, अभी भागकर शादी कर लेते हैं ताकि हमारी लाइफ सेटल हो जाए। ज्यादातर लड़कियां मोहन के साथ भागकर शादी करने के लिए रेडी हो जाती थी। मोहन इन्हें ये कहता था कि घर से कुछ पैसे और गहने लेकर आओ ताकि हमें कुछ वक्त सेटल होने में आसानी हो। जब लड़कियां अपने घर से भागकर मोहन के पास आती तो मोहन रात में लेकर उन्हें लॉज में रुकता था। लॉज में रुकने के बाद वो उनसे शारीरिक संबंध बनाता और मोहन उनसे कहता कि सुबह के वक्त मंदिर जाकर हमें शादी करनी है। जब सुबह का वक्त होता, लड़कियां गहने पहनकर तैयार होने जा रही होती थी तो मोहन कहता था कि गहनों और पैसों को यहीं रख दो। मोहन उन्हें कहता कि बाहर का माहौल ठीक नहीं है, हो सकता है हमारे गहनों को कोई छीन कर लेकर चले जाए। मोहन पैसे और गहनों को लॉज में ही रखकर लड़की को लेकर बस स्टॉप पर पहुंचता, क्योंकि वो हर लड़की को यही कहता था कि हम बस पकड़कर मंदिर की तरफ जाएंगे। जब मोहन उन लड़कियों के साथ बस स्टॉप पर पहुंचता था, लड़कियों की तरफ एक बोतल और गोली बढ़ाकर वो ये राय देता कि इस मेडिसिन को जाकर टॉयलेट के अंदर खाए, क्योंकि इस मेडिसिन की वजह से वॉमिटिंग बहुत ज्यादा होने की चांस है। लड़कियां जब उस मेडिसिन को जाकर बाथरूम के अंदर खाती तो कुछ ही वक्त में उन लड़कियों की डेथ हो जाती थी, क्योंकि ये गोलियां किसी तरह का कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं बल्कि साइनाइड की पिल होती थी। मोहन ने पुलिस के सामने कन्फेस करते हुए ये बताया कि उसने 25 से भी ज्यादा लड़कियों के साथ सेम प्रोसेस से शादी का धोखा देकर उनका सेक्सुअल हैरेसमेंट और मर्डर किया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब 20 से 25 लड़कियों की डेड बॉडी पुलिस को बाथरूम के अंदर मिल रही थी तो पुलिस ने सारे केस को आपस में लिंक क्यों नहीं किया। इसकी सबसे पहली वजह है कि पुलिस ने हर केस को बहुत ही ज्यादा लाइटली लिया और हर वो केस जो पुलिस को रजिस्टर करना होता तो पुलिस तफ्तीश करके एक कंक्लूजन निकालती थी। वो ये होता था कि लड़कियों ने सुसाइड की है, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर साइनाइड का कंसंट्रेशन पाया जाता था। पुलिस के इस पूरे केस को लाइट लेने की दूसरी वजह यह थी कि इन सारी लड़कियों के घर वालों ने इनकी मिसिंग रिपोर्ट नहीं लिखाई थी। बेसिकली इनके घर वालों की मेंटेलिटी ये होती थी कि अगर इनकी मिसिंग रिपोर्ट लिखाई जाएगी और गांव वालों को पता चलेगा तो गांव में इनकी बदनामी होगी। मोहन को जब फाइनली इतने सारे मर्डर केसेस के बाद पकड़ लिया गया तो एक एक केस को रीओपन किया गया और जिस वक्त मोहन को कोर्ट में पेश किया गया था उस वक्त इसके साथ कोई भी इसका वकील नहीं था। मोहन अपना केस खुद ही लड़ रहा था। जिस वक्त मोहन को कोर्ट में पेश किया जाता था हर वक्त मोहन अपना बयान बदलता था। वो अपने बयान के अंदर एक सेम बात कहता था। वो कहता था कि मैं इन लड़कियों को शादी करने के लिए अपने पास बुलाता तो था, लेकिन मैं इन्हें शादी करने के लिए किसी वजह से मना कर देता था, जिसकी वजह से ये लड़कियां बाथरूम में जाकर सुसाइड कर लेती थी। लेकिन कोर्ट ने मोहन के ये बयान को पूरी तरह से खारिज कर दिया, क्योंकि इसके खिलाफ 40 से ज्यादा विटनेस और 80 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मिल चुके थे। पुलिस ने मोहन को अलग अलग केसेस में उम्र कैद की सजा सुनाई और बहुत सारे केसेस में इसे फांसी की सजा दे दी गई। मोहन ने अपनी फांसी की सजा के लिए बहुत सारी मर्सी पेटिशंस फाइल की। कुछ पेटिशंस पर मोहन की फांसी की सजा तो टाल दी गई,
लेकिन इसे बहुत सारे केसेस में अभी भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। आज के वक्त में मोहन जेल में जरूर है, लेकिन जेल में रहते हुए भी वो लॉ की मोटी मोटी किताबों को स्टडी करता है ताकि वो किसी तरह से अपनी सजा को कम कर सके। खैर, आपकी इस पूरे केस पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और हमें सपोर्ट करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुलाकात करते हैं हमारी आने वाली अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।